हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ वीरू सर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कक्षा 9th का ही पढ़ रहे हैं, अभी 10th का भी पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग कक्षा 9th का एक नया चैप्टर लिए हैं, फोर्स यानी बल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षाओं की दृष्टि से या आगे भी अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल। ठीक है ना। आइए बल के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं बिना लेट किए हुए। तो बल अंग्रेजी में इसी को फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बल वह बाह्य कारक है, क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। भाई बल किसी वस्तु में निहित रहेगा ना। हम लोग किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे, वस्तु रुकी हुई है तो गतिमान हो जाएगी, गतिमान है तो रुक जाएगी। यही दो चीज होता है। या खींचने या ढकेलने की प्रक्रिया को ही बल कहते हैं, बल लगाना कहते हैं। बात आ रही समझना। तो बल किसे कहते हैं? चलिए, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। भाई बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाएंगे तो उसकी या तो अवस्था को बदल देगा या बदलने का प्रयास कर देगा। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी दीवार को ठेल रहे हैं, किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार गिर नहीं रही है। तो आप फिर कोई आदमी कहे भाई आपने बल नहीं लगाया। नहीं, हमने बल लगाया, लेकिन हमने बल लगाया, हमारे द्वारा प्रयास तो किया गया ना। तो वहीं पे लास्ट में कहा गया ये तो परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो वहीं हमारे को बल लगाना कहते हैं। या हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, या सभी स्थिर वस्तुएं खींचने व ढकेलने से क्या होती हैं? गतिमान हो जाती हैं, गतिमान हो जाती हैं। खींचने अथवा ढकेलने की क्रिया को बल लगाना कहते हैं। ठीक है, बल लगाना कहते हैं। अब देखिए, बल को यफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ध्यान दीजिएगा, बल को यफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सबको पता होगा क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। ठीक है ना, न्यूटन होता है। अभी हम लोग F बराबर m इंटू ए पढ़ेंगे तो उसका भी हो जाएगा, एक अलग हो जाता है, क्या कहते हैं उसका मतलब वो भी निकलवाएंगे। ठीक है ना। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसके अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रयास का मतलब है कि कोई रेलगाड़ी आ रही है, आप उसके सामने खड़े हो गए, मैं बाहुबली हूँ भाई, ट्रेन को खड़ी कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप तो उड़ जाओगे, वो आप पर ही बल लगा के आरोपित करके उड़ा देगी, आपको पलायन वेग में भेज देगी, चंद्रमा पर चले जाओगे। समझ रहे हो ना। तो आपने प्रयास किया है, वहां पे आपने अथक वहां पे प्रयास किया, लेकिन आप ही उड़ गए। बात आ रहा सुनना। तो आपने वहां प्रयास किया, जैसे कह दिया जाए कि कोई भारी वस्तु है या
फोर व्हीलर है, आप उसको ढकेलने का प्रयास कर रहे हो, वो आगे बढ़ नहीं रही है, तो क्या कहोगे, हमने बल ही नहीं लगाया, नहीं हमने बल, और आप इतना ज्यादा बल लगा दे रहे हो कि आप थोड़ी देर में थक जा रहे हो, तो आप बैठ जाओगे कहो भैया हमने कुछ बल नहीं लगाया। नहीं, आपने बल लगाया, लेकिन वहां पर बल लगाने का प्रयास किया है, उसको बल की दिशा में विस्थापित किया है, करने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर आपका बल जो हुआ प्रदर्शित नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये मतलब हुआ। तो बल लगाने इसी कहते हैं, खींचने अथवा ढकेलने की प्रक्रिया, खींचने अथवा ढकेलने की प्रक्रिया से कोई वस्तु गतिमान हो जाती है, अथवा खींचने एवं ढकेलने की प्रक्रिया को बल लगाना कहते हैं। अब बल को F से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन होता है। बात आया समझ में? अब देखते हैं कि अगर किसी वस्तु पर हम कुछ बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर अगर कुछ हम लोग बल लगा रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि उस वस्तु पर बल लगाने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने से उत्पन्न प्रभाव, ठीक है ना, अगर हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक, अगर हम लोग किसी वस्तु पर भी बल लगा रहे हैं तो क्या क्या, पहला नंबर तो भैया अगर वो रुकी हुई है तो वो चलने लगेगी, गतिमान हो जाएगी, या रुकी हुई है तो वो गतिमान हो जाएगी, अगर बल की दिशा में हो तो वो गतिमान हो जाएगी। और दूसरा नंबर, अगर वो आपकी तरफ आ रही है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हो, उसकी अपोजिट, तो वह रुक जाएगी या रुकने की कोशिश करेगी। बात आ रही सुनना, या तो रुक जाएगी या रुकने का आप उस कोशिश करेगी, ठीक है ना। अगर देखो, अगर स्थिर है, स्थिर वस्तु पर बल लगाने से गतिमान हो जाती है या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन को हो सकती है, आप स्थिर वस्तु मान लीजिए रेलगाड़ी होगी, कोई भी हम ठेलेंगे और ये भी गतिमान हो जाएगी, नहीं, गतिमान हो भी सकती है और आप साइकिल को अगर उसको ठेल रहे हो तो क्या हो, उसको धक्का दे रहे हो तो आगे बढ़ जाएगी, लेकिन आप वहीं पर रेलगाड़ी या किसी बुलडोजर को ठोलोगे तो वो कहाँ आगे बढ़ेगी, थोड़ी ना बढ़ेगी, वो बस आप प्रयास कर रहे हो, बढ़ सकती है, इसीलिए लिखा दिया। दूसरा, अगर गतिमान वस्तु पर उसकी दिशा के विपरीत बल लगाने पर वस्तु स्थिर हो सकती है, स्थिर हो सकती है या हो जाती है, ठीक है ना, स्थिर हो जाती है या हो सकती है, दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी बल की दिशा बदल सकती है। भाई, बॉलर फेंकता है बॉल को बैट्समैन पास, तो बैट्समैन क्या करता है, उसको अपने बल्ले के जरिए उसको दूसरी दिशा दे सकता है। यानी किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी दिशा क्या हो सकती है, बदल सकती है। मौखिक है ये सारी चीजें, या तो हमारे जीवन में होती रहती है, याद हो सकता है भाई, किसी वस्तु कोई स्थिर वस्तु उस पर बल लगाएंगे तो वह गतिमान हो जाएगी या गतिमान हो सकती है। और दूसरा है, अगर गतिमान वस्तु आ रही है, हम लोग उसकी विपरीत दिशा में डायरेक्शन में बल लगाएं तो वह रुक सकती है या रुक जाती है। तीसरा है कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तो उसकी दिशा भी बदल सकती है। जैसे बॉलर बॉल को फेंकता है और बैट्समैन उसको क्या करते हैं, दूसरी दिशा घुमा के मारता है, 6 रन 4 रन 5 रन, समझ रहे हो ना, 5 रन नहीं मारता है, ठीक है। तो इसीलिए तो बल की दिशा बदल जाती है। और तीसरा नंबर, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके आकार एवं आयतन भी बदल जाएंगे। आप भाई बाल्टी लियो, कोई बाल्टी समझ रहे हो ना, कोई बाल्टी लियो, उसी 3-4 हथौड़े खींच के मार दो, मम्मी बोली आज इसी पे पीटेंगे, ठीक है ना, पीट पाट दो उसको पिचका दो, तो क्या होगा, बाल्टी तो वो आपका दूसरा घर कुछ और बन जाएगा, और उसमें वो जितना पानी आना था उतना पानी आएगा नहीं, उसका आयतन भी बदल गया भाई, समझ रहे हो ना। तो इसलिए एक छोटी सी कटोरी है, कटोरी को आप पीट के उसको तस्तरी बना दिए, तो क्या हुआ, वो कटोरी थी तस्तरी बन गई, उसमें कटोरी में जितना पानी आता उतना उसमें आएगा, कभी नहीं आएगा। बात है सुनते, यानी उसके आकार भी बदल दिए आप, उसका आयतन भी बदल दिए, ठीक है ना। अब देखिए, बल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं,
ये तो हमने समझा किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। जो बल होते हैं, बल हम लोग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। बल दो प्रकार के होते हैं, देखिए कैसे। बहुत मजेदार चैप्टर है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। चलिए, बल जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक संतुलित बल होता है, दूसरा असंतुलित बल होते हैं। संतुलित बल में क्या होता है कि जब कई बल किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी जीरो आ रहा हो। देखिए थोड़ा सा समझते हैं। जो बल दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहला जो होता है हमारा संतुलित बल, क्या होता है, संतुलित बल। और सेकंड नंबर होता है असंतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक है ना। अब देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं संतुलित बल। संतुलित बल, ठीक है। जब किसी वस्तु पर या जब किसी पिंड पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, ठीक है ना। क्या होता है कि जब किसी वस्तु या जब किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी जीरो आ रहा हो, उसका परिणामी जीरो आ रहा हो, तो वहां पर लगाया गया बल, याद रखिएगा, वहां पर लगाया गया बल हमारा संतुलित बल कहलाएगा। कहोगे सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बस छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़िए। आप लोग छोटे छोटे कक्षाओं में थे तो प्रतियोगी परीक्षा वो होती थी, प्रतियोगी भाग में खेल कूद हुआ करता था, तो उसमें एक खेल हुआ करता रस्सा कसी, ठीक है ना। क्या हुआ करता था, रस्सा कसी। ये देखिए आप लोग हो गए छोटे छोटे, ये हाथ आपका होगा, ये एक टीम यहाँ पे झंडी को गाड़ दिया जाता था, भैया झंडी लहरा रही है, थोड़ा सही से नहीं बन पाया, आप लोग समझ लीजिएगा। और चार ही प्लेयर इधर भी हुआ करते थे, ये भी रस्सी को पकड़े हुए अपना पूरा बलबूता लगा करके, ठीक है। कोई इधर खींच रहा है तो कोई उधर खींच रहा है, चार लोग इधर भी हो, चार लोग इधर भी हो। अब जब इधर खींच रहे हो और इधर खींचो तो बीच में रस्सी बांधी हुई है। अगर ये लोग पहलवान लोग हैं भाई, ये सब दागेट खली है, ये लोग इधर वाले को खींच लाए, क्या किए, देखो यहाँ पर कोई पिंड है, ये हमारी रस्सी पिंड ही है। रस्सी जब पिंड है तो इधर वाले इधर खींच रहे हैं, उधर वाले इधर खींच रहे हैं। जब परिणामी यानी दोनों लोग की ताकत यानी 20 न्यूटन बल इधर भी लगा रहे हैं, चारों मिलकर 20 न्यूटन, मान लीजिए 20 न्यूटन बल इधर भी लग रहा है, तो ये रस्सी घूमेगी, कहीं पर रस्सी इधर उधर जाएगी नहीं, एक जगह पर स्थिर रहेगी। क्या रहेगी, उसका परिणामी जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि 20 न्यूटन का बल इधर भी लग रहा है, 20 न्यूटन का इधर भी बल लग रहा है, यानी दोनों जब बल समान लगाएंगे तो रस्सी इधर उधर होगी नहीं, स्थिर रहेगी। तो इसी को हम लोग संतुलित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित। भैया संतुलन में कहीं जा नहीं रही है, संतुलित मतलब यही होता है कि संतुलन में है, कहीं जा नहीं रही है, बात समझ में, यही होता है संतुलित बल। यानी जब किसी पिंड या वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी क्या हो, जीरो हो, तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। मजा आया संतुलित बल में। चलिए हम लोग लिख लेते हैं सब पहलवानों को हटा करके, ठीक है ना। अब देखिए इसी के जस्ट अपोजिट, इसी में ये भी समझ लीजिए कि अब अगर ये लोग इधर खींच लाते हैं, इधर 20 न्यूटन है और इधर लगा दिए भैया खिसिया करके 50 न्यूटन, गुस्से में आकर के 50 न्यूटन लगा दिए, तो ये लोग तोड़ के इधर चले आएंगे, तो वह असंतुलित बल हो गया। यानी यहाँ पे स्थिर नहीं है, ये इन लोगों की तरफ चलाया, तो हमारा क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया, ठीक है ना। और अगर दोनों तरफ बल समान लग रहे हैं यानी इसकी अवस्था स्थिर है तो हमारा संतुलित बल होगा। अगर इसकी अवस्था गतिमान हो जाएगी यानी इधर या चलेगी या उधर चलेगी तो हमारा असंतुलित बल हो गया। तो लिख लेते हैं हम लोग, चलिए, जब किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो उनका परिणामी अगर शून्य हो तो, यानी कोई परिणाम नहीं लगना, वो वाली पार्टी जीत रही ना वो वाली पार्टी जीत रही, भाई अगर खींच लाया इधर तो वाली पार्टी क्या हो जाएगी, जीत जाएगी ना। अगर ये वाला उधर खींच ले गया तो वो पार्टी जीत जाएगी, यानी परिणाम जीतने और हारने का आ जा रहा है।
लेकिन जब दोनों लोग अपना ही दिखा रहे कि हम भी भैया तुम बाहुबली हो तो हम क्या किसी सलमान खान से कम थोड़ी ना है, तो अगर दोनों लोग पहलवानी लगा रहे हैं तो क्या होगा, क्या कहते हैं, परिणामी उनका शून्य आएगा। जब परिणामी शून्य आएगा तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा, यानी हार जीत कुछ नहीं आएगी, तो वहां पे संतुलित होगा, समझने के लिए, ठीक है ना। तो क्या, जब किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी अगर शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। आप रस्सा कसी वाला उदाहरण लिख लीजिएगा। जैसे रस्सा कसी के खेल में एक टीम दूसरे टीम के बराबर का बल लगाती है, तो वहां पर संतुलित बल होता है, ठीक है ना। चलिए असंतुलित बल हम लोग देख लेते हैं। समझ तो लिया ही हो, असंतुलित बल क्या होता है, वही जब किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी शून्य ना आ रहा हो, यानी कोई ना कोई परिणाम निकल रहा हो, यानी एक टीम दूसरी टीम को अपनी तरफ ही मतलब घसीट ला रही हो, एक कोई हार या जीत का मैटर आ रहा हो, तो वहां पे क्या कहलाता है, असंतुलित बल आता है। जैसे वही चीज लिखेंगे, बस थोड़ा सा बदल देंगे वहीं पर। जब किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हों तो उसका परिणामी अगर, देखिएगा बस, शून्य ना हो, क्या शून्य ना हो, तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। बाकी एग्जाम्पल समझ गए रस्सा कसी का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप लोग समझ लीजिएगा। संतुलित बल, असंतुलित बल, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग न्यूटन के गति विषयक के नियम के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, वही वाला न्यूटन जो आप लोग सोच रहे हो, वही न्यूटन जो आम याद आ गया ना। हाँ, तो उसी के न्यूटन के गति विषयक के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसने क्या क्या बताया था, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, न्यूटन के गति विषयक के नियम, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। बस 9th और 10th सभी की हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर क्वालिटी की कमी होगी तो आप इस वीडियो के ऊपर जो वीडियो चलता रहता है उसी के ऊपर 3 डॉट दी रहती है, 3 डॉट के ऊपर जाइएगा तो वहां पे आपको क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, वहां से जाकर के आप 480 कर दीजिएगा। 480 करने के बावजूद बाकी आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, कोई बताने का वो नहीं है। आप लोग क्वालिटी को अगर हाई कर लेंगे तो अच्छे से हमारे वीडियो आपको दिखाई देंगे। और बाकी जो भी त्रुटियां रहेंगी आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। मैं भी आपके ही जैसा एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। बस ये समझा जाए कि आप लोग के लिए इस लॉकडाउन में मैं सोचा कि मैं ही विकल्प बन जाता हूँ, और ढेर सारे विकल्प होंगे आपके लिए, लेकिन आपको सिर्फ वो कहीं एक चैप्टर यहाँ पर है तो दूसरा चैप्टर पता नहीं कहाँ पे है, वो कोई पता नहीं। लेकिन मैं ही सोचा हूँ कि मैं आप लोग को चैप्टर वाइज, फुल चैप्टर वाइज पूरा सब चीज डिटेलली और प्रोवाइड कराऊंगा, और आप लोग हमारा सहयोग कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि अगर सपोर्ट करेंगे तो हम पूरा आपके लिए पूरा तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, और 100 to 100% आप लोग को पूरा चैप्टर मेरी गारंटी के साथ मैं, और कोई चीज छूटेगा नहीं आपका, किसी भी चीज में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा और कोई चीज छूटेगा नहीं। बस थोड़ा सा है कि अभी शुरुआती में मुझे भी दिक्कत होगी, आप लोगों को भी दिक्कत होगी, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हमको भी जो भी त्रुटि होगी बताइएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप अपने मित्रों में, या जो भी है 9th और 10th में है, 11th में जो भी है। तो आप लोग के लिए मैं एक अच्छा ऑप्शन तो नहीं कह सकता, विकल्प जरूर हूं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक
नियम। ठीक है, न्यूटन के गति विषयक नियम। भैया न्यूटन ने 3 नियम दिया था। कौन कौन से नियम दिया था? पहले देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, उसी को गैलीलियो का नियम, उसी के जड़त्व का नियम। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम उसी को बोलेंगे, गैलीलियो का नियम भी बोलेंगे, जड़त्व का नियम भी बोलेंगे। ठीक है ना, ये सारे नियम पुस्तक प्रिंसिपिया से लिया गया है। किससे लिया गया? प्रिंसिपिया से। एक पुस्तक थी न्यूटन की ही, उसी से ये सारे तीनों नियम लिए गए। वो बात की बात है, उसमें कभी बता दिया जाएगा। प्रिंसिपिया पुस्तक में ये सारे तीनों नियम दिए गए थे। बात आ रही समझ में? चलिए, न्यूटन ने बल तथा, सॉरी वो बड़ा लिखते हैं, बड़ा से लिखने के चक्कर में न्यूटन ने बल तथा वस्तुओं के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन बल और वस्तुओं के संबंध में, याद रखिएगा, बल और वस्तुओं के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए थे। जो पहला हमने बताया था, जिसको गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम भी था, और तृतीय नियम को एक्शन रिएक्शन के नाम से जाना था, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से जाना था। तो हम लोग एक एक नियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, प्रथम नियम या इसी को गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, ठीक, या इसी को जड़त्व का नियम। इतने नामों से इसको जाना जाता है, न्यूटन के प्रथम का नियम से। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि यदि, इसमें न्यूटन ने बताया था, यदि कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी ही रहेगी। यदि एक समान वेग से जा रही है तो एक समान वेग से जाती ही रहेगी भैया। और जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। अभी हमने यही बताया ना बल के बारे में, कि बल क्या करता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो आप कहोगे सर जी ये न्यूटन ने क्या बताया था, हमको नहीं पता। अब छोड़ो सब चीज, देखिए समझिए, आप किसी बॉल को फेंकते हो ना, बॉल को फेंकते हो तो कह रहा है जिस वेग से बॉल फेंकी गई है उसी वेग से जाती रहेगी। तो आप कहोगे सर जी आप पागल हो गए, या तो न्यूटन पागल हो गया। नहीं, न तो हम पागल हुए न तो न्यूटन पागल हुआ है। देखिए क्या बात है कि अगर कोई वस्तु आपके दिमाग में चल रहा है, ये कैसे हो सकता है कि अगर हम बॉल को फेंक दे रहे तो जाती रहेगी, रुकबे नहीं करेगी। सर हम लोग चौका मार देंगे तब तो फिर यहाँ से पूरी बॉल पृथ्वी घूम कर फिर मेरे पास आ जाएगी। आपके मन में ऐसे चल रहा होगा ना जी, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बॉल को फेंकते हो या किसी भी चीज को चलाते हो तो अगर ऐसे जा रही है बॉल, ऐसे, तो अगर ऐसे बढ़ती हुई जा रही है तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको घर्षण कहते हैं। जब आप देखिए, जैसे ये हमारा साइकिल का टायर हो गया, ठीक है, इसमें तीलियां उलियां अपने लगी हुई अच्छे से, नए जमाने की तीलियां लगी हुई, ठीक है। और साइकिल की गति की चाल ऐसी है, कुछ ऐसे घूम रही है साइकिल की गति। आप लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो ये इसको घिसने वाला है, ये देखिए, जो घर्षण होता है इसके विपरीत चलता है। घर्षण जो होता है इसके विपरीत चलता है, तो इसी कारण इसकी, जब घर्षण का मतलब घिसना, तो घर्षण क्या होगा, फ्रिक्शन इसको रोकने का प्रयास करेगा। किसको? इसकी गति को धीमा करने का प्रयास करेगा। तो घर्षण क्या हुआ, बाह्य कारक तो हुआ उसको, कि उसको रोकने का प्रयत्न कर रहा है। इसकी देखो, ये ऐसे चल रही है, ऐसे, और घर्षण कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो घर्षण जब चल रहा है ऐसे तो इसकी विपरीत दिशा में चल रहा है ना। तो हमने वहां पे क्या बताया था कि जब कोई गतिमान वस्तु आती रहेगी और उसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगाओगे तो गतिमान क्या हो जाएगी, वो गतिमान वस्तु स्थिर हो जाएगी ना। तो यही प्रथम नियम। इसके बारे में निचोड़ समझिए, न्यूटन ने ही बताया था
कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। भाई स्थिर है, हम रुके हुए हैं। अगर हमको कोई धक्का आके मारेगा पीछे से तो हम गतिमान होंगे, और गतिमान होंगे तो फिर जाते रहेंगे, कोई रोकेगा कि नहीं, फिर जाते रहेंगे जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। यानी जो घर्षण है, जो समझिएगा बात को, जो घर्षण है इसकी अवस्था को रोक ही तो रहा है ना। इसकी अवस्था में घर्षण जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बल, घर्षण, वो इस साइकिल के पहिए को रोक ही तो रहा है ना, वह बाह्य कारक हुआ ना। तो यही है हमारा पहला नियम। बात आई समझ ना। अब किसी मशीन के कल पुर्जे किसके कारण घिसते हैं? घर्षण के कारण घिसते हैं। तो यही है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम था, या गैलीलियो या जड़त्व का नियम था, इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। यदि कोई वस्तु गतिमान, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि एक समान वेग से जा रही है तो एक समान वेग से जाती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। ये बात आई समझ में ना। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। क्या बोला है इसमें? यदि कोई वस्तु एक समान वेग से, या लिख लीजिए यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि वह एक समान वेग से गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया जाए। ठीक है ना। बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और न्यूटन का प्रथम नियम, तीनों एक ही नियम है। अभी जड़त्व के नियम का हम स्पष्टीकरण करेंगे, तब वहां पे और आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, हमने जो बताया वही बोल रहे हैं, जो अभी इतनी देर समझाया है वही इसमें लिख दिए हैं। अपने मन से सोचिए, अपने मन से डिफिनेशन को बनाया कीजिए। जो आपको हमने बता रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं वही लिखिए कि बस। कोई जरूरत है रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझिए। बस आप समझ लीजिए उसको, एक बार अपनी भाषा में उसे तोड़ लिखिए। कोई जरूरत नहीं कि जैसा किताब में दिया किताब की किताबी भाषा लिख दीजिए आप, सिम कोई आवश्यकता नहीं। आप समझिए, बस आप बातों को समझिए, फिर आप लिख दीजिए। समझा ना। अगर आप रट्टा मारेंगे तो जीवन भर रट्टा मारेंगे, कभी आपको वहां पे एग्जाम टाइम पे जाएंगे भूल जाएंगे। आपको पहले ही अच्छा जैसे बोलेगा, फिर यहाँ पे अगर अटक गए तो फिर से आप रिपीट करो। अच्छा यदि कोई वस्तु फिर से रिपीट, ऐसा मत याद कीजिए। आप एक बार समझ लीजिए कि यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से जा रही है तो जाती ही रहेगी, जब तक कि उसको बाहर से कोई बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। यानी अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब अगर रुकी है तो उसको गतिमान कर दे, गतिमान है तो रोक दे। तो घर्षण यही तो काम करता है ना। घर्षण क्या काम करता है? अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं, पैंडल मार के छोड़ दे तो कुछ देर बाद रुक जाएगी। बॉल है, बॉल को अगर फेंक देंगे तो वो लुढ़कती हुई कुछ दूर तक जाएगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी। यानी उसकी भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कोई बल काम कर रहा है। ऐसे ढेर सारी चीजें होती हैं। क्या कहते हैं, जैसे हम लोग ब्रेक लगाना होता है जल्दी से, अभी क्या होता है कि ब्रेक लगाना हो तो उसमें साइकिल के पहिए में रबड़ दिया रहता है ना वहां पे, तो वो घर्षण के तो काम करता है ना। ब्रेक मारे उसके अपोजिट डायरेक्शन में चिपकने लगता है, तो साइकिल क्या होती है हमारी, रुक जाती है। तो हमको आशा करता हूँ कि पहला वाला समीकरण आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम लोग को पहला नियम समझ में आएगा। चलिए हम लोग दूसरा नियम पढ़ते हैं। ठीक है ना। न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? यदि कोई पिंड पर, जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है, देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम,
कह रहा है क्या इसमें, क्या बोलेगा कि जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है तो उसके त्वरण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यह त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? यह त्वरण उसके बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बात है सुना। या हम लोग ऐसे साधारण भाषा में कहते हैं, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बात आ रही है ना। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए देखते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान यम, ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान यम तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न, यानी बल की दिशा में, अगर आप लोग किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो बल लगाओ तो उसकी वो दिशा में कोई ना कोई त्वरण उत्पन्न होगा, कोई ना कोई वेग उत्पन्न, वो भागेगी वस्तु, तो उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण, क्या, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? एक्सीलरेशन, याद है ना। त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, हम मान लो ये कोई वस्तु है, ये हमारा कोई वस्तु है, इस पे इस दिशा से हम हाथ से इस पे यह फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होगा, यम इसका द्रव्यमान भी होगा, और जब इससे द्रव्यमान होगा तो ये इधर भागेगी, मान लो ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेग से भाग रही है, तो इन दोनों का गुणनफल इस पे फोर्स के बराबर होगा, यानी F बराबर है m इंटू ए। बात आई सुनना। यानी देख लीजिए फिर से क्या बात कर रहा है कि दूसरा पेन ले लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई हमारी वस्तु है और जिसका द्रव्यमान यम है। कितना है? इसका द्रव्यमान यम है, यम मान लेते हैं, ठीक है ना, मास। और इस पे हम लोग कोई F फोर्स लगा रहे हैं। क्या फोर्स लगा रहे हैं? F फोर्स। जब इसको फोर्स लगाओगे इसी डायरेक्शन में, किस दिशा में? इस दिशा में, तो इसी दिशा में वो हटेगी, इसी दिशा में जब जाएगी तो मान लीजिए इसके वेग में a मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वृद्धि होती है। ए हमारा क्या त्वरण, तो इसका और इसका गुणनफल, किसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है? द्वितीय समीकरण हो जाता है, वो द्वितीय नियम है हमारा, ठीक है। बात है सुना। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखिए, अगर आप द्रव्यमान बढ़ाओगे तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि आप 20 किलो की ईंट उठा लेते हो, कितने किलो की ईंट? 20 किलो की ईंट उठा लेते हो, और वहीं पे ईंट को 40 किलोग्राम कर देते हैं, ईंट को कितना कर देते हैं? 40 किलोग्राम। तो आपको उठाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। तो यानी अगर आप ईंट का द्रव्यमान बढ़ा रहे हो तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब फोर्स बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक त्वरण बढ़ जाएगा। बात आ रही समझ ना। यानी अगर फोर्स बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक त्वरण बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु पर फोर्स बहुत तेज लगा दिया तो वो बहुत तेज भाग जाएगी। बात आ रही समझ ना। छोटा सा ईंट लिए और उसको तेजी से फेंक दिए, फोर्स अधिक लगा है तो क्या हुआ? त्वरण भी उसमें अधिक हुआ। तो यानी F भी इसके प्रोपोर्शनल है, A भी इसके प्रोपोर्शनल है। बात आई सुना। चलिए अभी तो हम इसका निगमन करते हैं, इतनी बात आई होगी समझ में। चलिए, न्यूटन के दूसरे नियम का निगमन। जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है, कोई बल यदि मतलब F लगाया जाता है, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये तो बात सही है भाई। अगर हम लोग किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगी, जाहिर सी बात वो भागेगी वस्तु किसी न किसी दिशा में, जिस दिशा में लगाएंगे। अब देखो, माना किसी पिंड का द्रव्यमान यम, क्या है? यम मान लेते हैं, माना, और उस वस्तु पर F बल लगाने से उसमें त्वरण कितना हो जा रहा है? त्वरण A उत्पन्न हो जा रहा है, त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए देखिए, तो ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। त्वरण A उत्पन्न हो जाता है, तो F प्रोपोर्शनल यम, पहला समीकरण, और यानी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल का मतलब अनुक्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ाओगे तो द्रव्यमान भी आपको बढ़ाना पड़ जाएगा, और अगर क्या कहते हैं द्रव्यमान बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ा रहे हो, तो इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा ज्यादा। तो समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में दोनों में एफ कॉमन है तो एफ कर लेंगे, एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू ए। अब प्रोपोर्शनल की जगह पे हम लोग कोई कांस्टेंट के ले लेते हैं, के एम ए, और के बराबर इफ, यहां पे ना यदि के बराबर 1 तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम इंटू ए। हमारा ये के नियतांक है, याद रखना। तो यही है हमारा न्यूटन का दूसरे नियम, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। यही दूसरा नियम है, क्या है कि यदि किसी वस्तु पर या फोर्स लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके द्रव्यमान और उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इन दोनों को गुणा करोगे तब इसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये वाला, ठीक है ना। क्या, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके द्रव्यमान और उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण, क्या उसकी दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। क्या देख लेते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम, या इसी को क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। या हम लोग देखिए इस वाले में क्या होता है कि किसी वस्तु पर जितना बल आरोपित करते हो वह वस्तु भी उसी दिशा में, आपकी विपरीत दिशा में उतना ही बल आरोपित करेगी। क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम या इसी को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक। तो या आप लोग अंग्रेजी भाषा में समझो एक्शन रिएक्शन नंबर, सामने वाला एक्शन किया और हमने रिएक्शन उसका दिखा दिया, यानी भैया उसने एक तड़ाक मारा, खींचे में भी जमा दिया, तो एक्शन रिएक्शन यही वाला होता है। जैसे आप लोग क्या काम करोगे, तो अगर आप किसी ईंट पर फोर्स लगा रहे हो या ईंट भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी, यही होता है एक्शन रिएक्शन नियम। यानी आप किसी आदमी को खींच कर मार रहे हो, तबड़ाक खींच के गाल पर, तो वो क्या करो, वो रोने लगता है, आपको मजा आ जाता है, सर हमने तो रुला दिया एक आदमी को पीट पाट के। अरे भाई ये देखिए, वो अलग की बात है कि उसका गाल है और आपका हाथ है, उसका गाल भी आपके हाथ पर उतना ही बल आरोपित किया है। बात है सुना, ये बात हुई। यानी आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हो वह वस्तु भी आप उस विपरीत दिशा में उतना ही बल आरोपित करती है। देखिए यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में, लिखिए उसको, विपरीत दिशा में आरोपित करती है। बात है इसमें, हम लोग कहीं पर इसीलिए तो बैठ पाते हैं क्योंकि अगर हम लोग किसी कुर्सी पे बैठते हैं, मान लीजिए हमारा बेंच है, ठीक है, ये बेंच बन गया, इस पे किसी लड़के को बैठा दिया, बैठ जाओ भैया, हाथ जोड़ कर बैठ गया, ये इस पे तब तक बैठा रहेगा, ये भी नीचे से बल लगा रहा है और ये भी ऊपर से बल लगा रही, कौन, इसकी प्लाई ऊपर से बल लगा रही। अगर दोनों का बल समान रहेगा तब तक ये बच्चा इस पर बैठा रहेगा, जैसे एक का बल कम हुआ फाड़ के अंदर घुस जाएगा। बात आ रही समझ, इसीलिए तुम लोग पानी के सरफेस पे कहां चल पाते हो, पानी के सरफेस पे चल लेते हो, क्यों, क्योंकि जितना बल पानी हम पर लगा, जितना बल हम पानी पे लगा देते हैं, पानी के सरफेस पे चल लेते हो, नहीं चल पाते। और लोग दिमाग लगाएंगे सर हम तैर लेते हैं, अरे चलने की बात हो रही है, तैरने की बात थोड़ी ना हो रही है, समझ में आया ना। और आप तैरो में हाथ पाँव मत चलाओ, जाओ वहां पे कूद जाओ ऐसे, तो आप क्या उस पर कर पाओगे, नहीं। तो यही मतलब होता है
कि आप जितना पानी की सतह पर बल लगा रहे हो तो आपका पैर ऐसे अंदर होता हुआ चला जाएगा, यानी आप जितना इसके अंदर लगा रहे हो ये पानी की सरफेस आपके ऊपर उतना बल नहीं लगा रही है, इसीलिए आप उस पर नहीं चल पाते। बात आ रहा समझ ना, जैसे कीचड़ उचड़ वगैरह में धस क्यों जाते हो, इसीलिए धस जाते हो कि आप लोग जितना कीचड़ पर बल लगा दिए वो आपको ऊपरी सतह पे उतना बल नहीं लगा पाता, इसलिए पैर धसता हुआ चला जाता है। बात है नाव, ऐसा चलने का उदाहरण भी हमारा क्रिया प्रतिक्रिया बल है। बात है सुनने, नाव का उदाहरण देंगे, ढेर सारा उदाहरण देंगे आप लोग को, और जड़त्व के नियम का उदाहरण देंगे। अभी इस पे 2 वीडियो और बनाए जाएंगे, एक अभी जैसे संवेग बता दिया जाएगा, आवेग बता दिया जाएगा, इसके सारे स्पष्टीकरण बता दिए जाएंगे, और एक वीडियो में आपको सारा न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सुझाव होंगे, कमेंट होंगे, कुछ भी होगा आप हमें बेझिझक पूछिए, हम आपको बताने के लिए सदैव तैयार हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।